हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो कुछ क्वेश्चंस देखे थे, एप्लीकेशंस देखे थे। आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एवरेजेस हमारा चल रहा है जो, और एवरेजेस का भी आधे क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आधे क्वेश्चन इसमें डिस्कस होंगे। ये लास्ट वीडियो होगी और आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। कहीं भी जाएंगे, किसी भी ऑफलाइन क्लास में भी जाएंगे, तो शायद आपको एवरेज पे इतना मटेरियल और इतनी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, स्पेशली आप अगर कहीं पे से स्पेशल मैथ का बैच ना पढ़ रहे हो तो ठीक है, आपको शायद ना मिले किसी ऑफलाइन क्लास में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बढ़ने से पहले ये मेरे बारे में थोड़ा सा, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा एक कंसेप्ट जो तरीका है करने का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम इसको बोलेंगे एएसएन बेस्ड। ठीक है, तो एएसएन कंसेप्ट क्या है? ये कुछ नहीं है, बस एक जो क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बस थोड़े से एक एडवांस तरीके से है, ताकि आपको ज़्यादा थ्योरी और कैलकुलेशन ना करना पड़े। आपको वहीं पे चीज़ें का जो डिफरेंस है, जो कॉज है वो दिख जाए, जिससे कि आप आंसर कर पाए। ठीक है, एएसएन में ए फॉर होता है हमारा एवरेज, जिस एवरेज के बारे में वो बात कर रहा है। एस फॉर होता है हमारा सब टोटल, मतलब जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, और एन होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी उसने दिया हुआ है, पर्सन, नंबर ऑफ नंबर, स्टूडेंट, जो भी दिया हो वो चीज़ें होती है। ठीक है, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में किसी के आने जाने की वजह से, किसी नंबर को ऐड या लीव करने की वजह से क्वेश्चन में क्या हो कि आपका जो एवरेज है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती हो वैल्यू, तो वहां पे आप एएसएन कंसेप्ट यूज करें, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। डेफिनेटली इससे वैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये बेसिक वही है एवरेज का। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, ये वही मेथड है, राइट। तो जो जो एस की वैल्यू होती है वो ए और एन की मल्टीप्लाई है। ठीक है, क्योंकि जो एस होगा वो ए इंटू एन हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। वो कह रहा है देयर आर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7 देन डेली एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 42। ठीक है, इंक्रीज 42 रुपीज पर डे, while the average expenditure per head decrease by 1 rupees per head। ठीक है, फाइंड आउट ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर, आपको ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर बताना है। तो देखो, जब भी कभी एएसएन में देखना है, ए फॉर एवरेज देखो तो एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड, तो एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड कैसे निकलेगा? आपको पता है कि टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आपको एएसएन की वैल्यू मिल गई, मतलब ए के नीचे क्या आएगा? एक्सपेंडिचर पर हेड, एन के नीचे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, और जो एस है उसके नीचे आएगा टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो नंबर स्टूडेंट कितना दिया है? 35। अब जब भी कभी इंक्रीज डिक्रीज होगा वहाँ दो कंडीशन होंगी, एक इंक्लूड करने से पहले और एक इंक्लूड करने के बाद। तो वहां से आप इजीली दो कंडीशन बना के कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे और कुछ नहीं दे रखा है, तो मान लेते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल क्या थी हमारी शुरू वाली वैल्यू, तो जो ओरिजिनल हमारा जो एवरेज था वो मान लेते हैं क्या था? एक्स रुपीज पर हेड था एक्सपेंस। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 35x। अब क्या हुआ कि मेरे पास 7 स्टूडेंट और आगे हॉस्टल में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया? 42। तो मेरा अभी जो वो कह रहा है कि जो मेरे जो एक्सपेंस पे क्या फ़र्क पड़ा है, वो कह रहा है डिक्रीज कर गया है, किससे? 1 रुपीज़ से। तो अभी मेरा जो नया खर्चा है वो हो जाएगा एक्स माइनस 1 रुपीज़ पर हेड। तो नया खर्चा कितना हो जाएगा टोटल में इसका? एक्स माइनस 1 रुपीज़। बट वो एक बात और कह रहा है कि 42 रुपीज़ से इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, 42 रुपीज़ से क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो मतलब मेरा जो पुराना खर्चा था 35x, तो इसमें मेरा 42 रुपीज़ और ऐड कर दिया, तो जो टोटल खर्चा अभी कितना है? 35x प्लस 42। तो देखो, ये जो वैल्यू है ये भी क्या है मेरा? करंट एक्सपेंडिचर ऑफ मेस टोटल। और यहाँ से जो निकल के आया है, क्योंकि ये भी क्या है? ये भी करंट सिचुएशन है मेरी, ये भी मेरा क्या है? करंट
एक्सपेंडिचर। अब मेरे पास दोनों ही वैल्यू क्या है, करंट एक्सपेंडिचर है, तो दोनों वैल्यू होंगी तो सेम ही ना, मतलब इक्वल होंगी, सेम ही वैल्यू होगी, तो आप इनको कर दो इक्वेट। खर्चा चाहे आप कहीं से भी निकालें, खर्चा तो आपका बराबर ही आएगा, इसलिए इनको हम इक्वेट कर देते हैं। बस यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 35x प्लस 42 इज इक्वल टू 42x माइनस 42। तो इधर उधर करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 84, तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 12। अब ये x की वैल्यू, आप हमसे पूछा क्या है उसने, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल मतलब पहले वाला खर्चा, तो पहले वाला जो खर्चा था ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, वो कितना था 35x, तो कितना आ जाएगा वो 35 इंटू 12, दैट इज 420, राइट। ये आ गया मेरा ओरिजिनल खर्चा। अब ये क्वेश्चन आप ऐसे ही करें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, ये समझाने के लिए मैंने इतनी बड़ी रामायण लिख दी है, जब आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा ये सब करने से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एवरेज वेट ऑफ 40 students of a class is 30 kg, if one new student also admitted to the class, then the average weight of the class increased by 500 grams, then find out the weight of the new student। अब देखो ये क्वेश्चन भी क्या है हमारा कि किसी के आने जाने की वजह से क्या हो रहा है, मेरा वेट इंक्रीज या फिर जो एवरेज जो क्लास का है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब मैं सीधा इसमें ASN लगा दूं तब भी मेरी वैल्यू मुझे आसानी से मिल जाएगी। एवरेज वेट कैसे निकलेगा भाई, टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो जो n की वैल्यू है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, जो e की वैल्यू है वो एवरेज वेट आ जाएगा, और जो सब टोटल क्या होगा टोटल वेट, जो s की वैल्यू क्या होगी हमारी टोटल वेट, ठीक है। तो नंबर स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे एक पहली कंडीशन है इनिशियली जब हमारे पास 40 स्टूडेंट थे क्लास में, ठीक है, तब हमारा जो एवरेज वेट कितना था, हर बच्चे के पास कितना था 30 kg, तो टोटल क्लास के पास कितना होगा 1200। अब क्या हुआ कि एक स्टूडेंट और मैंने क्लास में ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, ये होगी हमारी न्यू कंडीशन, ये लेटेस्ट कंडीशन। तो वो कह रहा है जो मेरा एवरेज वेट है हर बच्चे का वो 500 ग्राम यानी कि 0.5 kg से इंक्रीज कर गया, मतलब अभी जो बच्चों का वेट है वो कितना हो गया क्लास में सबके पास 30.5 kg हो गया। अभी टोटल कितना हो गया, देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप पहले आपको पता है कि 40 का मल्टीप्लाई कितना था 1230 में, ठीक है, तो आप इसमें 41 का मल्टीप्लाई कर दो 30 में सीधा, तो जब 30 में मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये कितना आ गया 1230, ठीक है। 0.5 से और करना है, तो जब 41 में 0.5 से किया तो ये 20.5 और आ गया, तो मैं कहूँगा टोटल कितना आ गया 50.5 kg। पहले मेरे पास 1200 था, अब कितना है 1250.5, जो मेरे पास एक्स्ट्रा 50.5 kg आया है वो किसकी वजह से आया है, इसी की वजह से तो आया है, क्योंकि अगर ये ना आता तो मेरे पास जो पहला था सब टोटल वो भी यही रहता, तो मेरा जो नए स्टूडेंट का जो वेट है वो कितना हो गया भाई 50.5 kg, ठीक है। जब किसी एक स्टूडेंट के या फिर एक ही चीज़ में जब कभी चेंज हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल अननोन है, राइट, ये आपको दे रखा है, तो आप इसको ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, बेसिक जो आपके एवरेज के कंसेप्ट हैं। कैसे, देखो हमारे पास सब में क्लास के पास कितना था, सबके पास था 30 kg, तो मैंने क्या बताया था एवरेज क्या था इक्वलिटी, मतलब जो भी आएगा या जाएगा क्लास से वो 30 kg आएगा लेके जाएगा, ठीक है। जब एक नया बच्चा आया तो उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, ठीक है, तो हमारी क्लास में सबके पास 30 kg था, तो उसके पास मैंने 30 kg छोड़ा और बाकी जितना एक्स्ट्रा था वो अलग निकाल के रख लिया और उसको क्लास में बैठा दिया, राइट। तो जितना एक्स्ट्रा था फिर मैंने उसको इंक्लूड करके सारी क्लास में फिर से बांट दिया, तो बांटने के बाद मुझे पता चला कि सबको 0.5 kg मतलब 500 ग्राम मिल गया उस बच्चे को भी, ठीक है। तो अब मैंने बांटा कितना टोटल 41 इंटू 0.5,
दैट इज 20.5 kg मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने, ये आया कहाँ से था? ये मेरा वही बच्चा लेके आया था ना जो नया आया था। तो 30 kg तो मैंने उसके पास छोड़ दिया था, और जो 20.5 kg मैंने सब में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसका, तो उसका टोटल वेट कितना था? 50.5, राइट? बात समझ में आई? तो ऐसे भी किया जा सकता है, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन था, कुछ नहीं था इससे आंसर। अब कोई आपको शॉर्टकट कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप रटना चाहो तो रट लेना। ये होता है हमारा ओल्ड एवरेज, फॉर्मूला लिखना चाहो तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वेट या नंबर है जो भी है वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूटेड या इंक्रीज या फिर डिक्रीज्ड वैल्यू, ये भी हम कह सकते हैं। और ये जो 41 है मल्टीप्लाई, ये होता है नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है? अब अगर इंक्रीज करेगा तो आप ऐड कर देंगे, और डिक्रीज करेगा तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। बट आप समझें, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। एवरेज ऑफ 26 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 28 kg. If the weight of the class teacher also included, the average weight of the class increased by 2 kg. Then find out total weight of the class teacher. ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्लास टीचर आ गया है। तो ASN देख लो, या तो आप ऐसे कर, या फिर पहले आप देखो छोटे में ही देख लो। हमारे पास पता है कि क्लास में कितना था, 28 kg। मतलब जब वो टीचर आया होगा तो 28 kg मैंने उसको पास छोड़ के बाकी अलग रख के उसको बिठा दिया क्लास में। फिर मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मुझे पता चला कि 2-2 किलो सबको मिल गया। और कितने लोगों को? 27 लोगों को, क्योंकि अब टीचर को भी मिलेगा, राइट? क्योंकि टीचर के पास भी 28 kg छोड़ा था मैंने, बाकी सब रख लिया था। तो टोटल बचा कितना? 54। मतलब 54 मैंने टोटल उससे रख लिया था बचा के, और फिर बाद में सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो टीचर कितना लेके आया था? 82 kg। तो जो टीचर का वेट कितना हो गया? 82 kg, ठीक है? अब ASN से करना चाहो तो यही, अब एवरेज वेट है तो वही होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले 26 थे, फिर ये एवरेज कितना था? 28 kg, तो टोटल कितना हो गया? 28 इंटू 26, ठीक है? अब क्या हुआ कि एक टीचर आ गया, मतलब एक स्टूडेंट और आ गया, 27 हो गया। तो मेरा जो एवरेज है वो +2 से इंक्रीज कर गया, तो नया एवरेज कितना हो गया? 30। तो अभी जो टोटल वेट कितना हो जाएगा? कितना? ठीक है, 810 किलो। इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? तो जो यहाँ पे आएगा वैल्यू, ठीक है? अभी देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी है ना, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? अब 28 है तो इसको आप 30 - 2 कर सकते हो इंटू 26। अब आपको पता है 26 से मल्टीप्लाई करना इजी है, 3 का जल्दी कर दो टेबल, नहीं तो 8 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। 78 होता है, ठीक है? और उसमें से आप 52 माइनस कर देंगे। तो पहले 50 माइनस किया तो 30, 730 बचेगा, 2 माइनस किया तो 728 बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस दैट इज आ जाएगा हमारा कितना? 82 kg। तो ये किसकी वजह से आएगा? इसी की वजह से। तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं आप। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यही जो क्वेश्चन था, अभी जो क्लास में क्या कर रहे थे, एक नया इंक्लूड कर रहे थे बस। अब क्या होगा, यहाँ पे जो स्टूडेंट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, मतलब एक स्टूडेंट को हम निकाल देंगे और एक स्टूडेंट को हम उसकी जगह रिप्लेस कर लेंगे। इसी को मैं बोलता हूँ रिप्लेसमेंट बेस्ड, ठीक है? यहाँ कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट इज 40 kg। 1 स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास एंड 1 स्टूडेंट जॉइंस द क्लास। तो जो एवरेज है वो क्या होता है, पूरी क्लास का 50 ग्राम से इंक्रीज कर जाता है। मतलब अगर एक बच्चे के जाने से दूसरे बच्चे के आने से अगर हमारा जो एवरेज इंक्रीज किया है, तो मैं ये तो कह सकता हूँ ना आंख बंद करके कि जो नया बच्चा आया है उसका वेट ज़्यादा होने वाला है पुराने वाले से, ठीक है? तो अब नए बच्चे का हमें क्या बताना है? वेट। तो सबसे पहले आप देखो ASN से एवरेज वेट की बात है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर कितने हमारे पास? 50। और जो मेरे पास वेट था सबका इनिशियली कितना था? इनिशियल था मेरे पास 40 kg। तो टोटल कितना हो जाएगा?
2000 किलो क्लास का वेट था। अब क्या हुआ कि एक स्टूडेंट लीव करके चला गया, ठीक है, और यहाँ पर वेट दिया होना चाहिए जिसकी वजह से वो गया है, तो यहाँ पर लिख लो 1 स्टूडेंट जॉइन द क्लास, 1 स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, और यहाँ पे इंक्लूड कर लेना हुज टोटल वेट दिया होना चाहिए, नहीं दिया होगा तो निकलेगा नहीं। टोटल वेट इज 45 kgs, ठीक है, ये इंक्लूड कर लेना यहाँ पे इधर, राइट। तो जो एक 45 किलो का जो बच्चा था वो चला गया, ठीक है, -45 हो गया क्लास में से, बट उसकी जगह एक नया बच्चा आ गया, ठीक है। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा वो तो सेम रहेगा, क्योंकि एक गया और एक आ गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो मेरा एवरेज था उस पर फर्क पड़ गया, वो क्या कर गया 0.5 kg से बढ़ गया 500 ग्राम से। तो नया एवरेज कितना हो गया 40.5 kg। टोटल कितना हो जाएगा 2025 kg, ठीक है। देखो पहले भी मेरे पास 50 बच्चे थे और अभी भी मेरे पास 50 बच्चे हैं, बट मेरे पास जो वेट है वो 25 किलो एक्स्ट्रा है। वो क्यों? क्योंकि क्योंकि एक बच्चा जो 45 kgs का गया, ठीक है, तो वो जो नया बच्चा आया है वो क्या है, उससे भारी बच्चा आया है, मतलब वो कुछ ज़्यादा वेट लेके आया है उससे। तो जो न्यू स्टूडेंट का वेट कितना हो जाएगा, तो न्यू स्टूडेंट वेट हो जाएगा 45 किलो, जो वो लेके गया वो उतना तो वापस लाया ही, प्लस 25 किलो और ज़्यादा लेके आया, तो ये कितना हो गया 70 kgs। मतलब जो नए बच्चे का जो वेट है वो कितना है 70 kg, राइट। अब इसको अगर सीधा करना था ऑब्जर्वेशन से ऐसे ही, तो जब भी रिप्लेसमेंट का केस होगा आप इसमें और कुछ ना देखें, सिर्फ रिप्लेस्ड वैल्यू पे ध्यान दें। मतलब देखो एवरेज मेरा बड़ा है, मेरा एवरेज क्या है बड़ा है, ये तो फैक्ट बात है कि जितना वो बच्चा लेके गया 45 kgs, शॉर्टकट देख रहे हैं, उतना तो वो वापस ले आया, बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेके आया है। कितना ज़्यादा लेके आया है, सबका 0.5, सब इतना वो ज़्यादा लेके आया कि जब मैंने वो ज़्यादा वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया तो सबको 0.5 kg या 500 ग्राम मिल गया। कितने बच्चों को 50 बच्चों को। तो टोटल वो कितना फालतू लेके आया 25 kg। तो उसका जो टोटल वेट कितना हो गया 70 kg, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, दो बच्चे दे रखे हैं, बस वही सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, बस यहाँ पे दो बच्चे दे रखे हैं और वेट शायद यहाँ पे भी टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ 2 गर्ल्स रिप्लेस्ड बाय 2 बॉयज, 2 गर्ल्स, और यहाँ पे इंक्लूड कर लेना whose टोटल वेट, या तो आपको टोटल वेट दे सकता है या फिर उनका अलग अलग वेट दे सकता है, कोई भी दे सकता है। मान लो टोटल वेट दे दे वो कितना है 84 kgs, 84 kgs। या फिर आपको क्या दे सकता है कि मान लो एक लड़की का वेट दे दिया 44 kgs और एक लड़की का वेट दे दिया 40 kgs रेस्पेक्टिवली, तो ये भी दे सकता है, तो दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। ये इंक्लूड कर लें आप, whose weight total weight is this, replaced by 2 boys, the average weight of the class increased by 1 kg, then find out the average weight of 2 new boys। या तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो टोटल एवरेज है, नए जो बच्चे हैं उन दोनों का एवरेज वेट क्या है, या फिर उन दोनों बच्चों का आपसे अलग अलग पूछ सकता है, उनका आपके वेट का रेशियो देके। ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ASN लगा लेते हैं अपना, क्योंकि जब भी कभी आपको दिक्कत हो और वो किसी के आने जाने की वजह से एवरेज ऊपर नीचे हो तो आप ASN यूज़ कर लें, आपको कभी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ASN, N होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले थे 40, उनका वेट कितना था 60, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास 2400। अब क्या हुआ कि दो बच्चे छोड़ के चले गए, गर्ल्स G1 प्लस G2, जिनका टोटल वेट कितना था 84, वो छोड़ के चली गई, उनकी जगह हमने दो बॉयज़ लिए B1 प्लस B2। तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम रहे, ठीक है, वो तो चेंज हुआ नहीं, बट मेरा जो एवरेज था वो 0.5 से इंक्रीज कर गया 0.5 kg से, तो जो नया एवरेज है वो बन गया 60.5। तो अभी टोटल कितना हो जाएगा 2400
20, राइट। तो मुझे एक्स्ट्रा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने केजीज का हुआ है, सॉरी 0.5 का नहीं, यहाँ पे कितना हुआ है 1 केजी का हुआ है। तो ये हो जाएगा 61 केजीज, राइट। ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बस अलग आ जाता। तो यहाँ पे आ जाएगा 2440 केजी, ठीक है। क्योंकि देखो ऊपर आपने 60 का तो मल्टीप्लाई पहले ही किया है, बस आपको एक 40 और ऐड करना था, तो सिंपल, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी कभी थोड़ा सा सोच लेंगे तब भी आंसर मिल जाते हैं। तो ये मेरे पास आ गया +40 केजीज एक्स्ट्रा आ गया। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहे बट मेरे पास +40 आ गया, मतलब मेरा जो वेट है वो ज़्यादा बढ़ गया। तो ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो दो टोटल लड़कों का जो वेट था वो क्या था, लड़कियों के टोटल वेट से 40 ज़्यादा था, तभी तो जो लड़कों का टोटल वेट B1 प्लस B2 कितना आ जाएगा 84 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा 124 किलो, उन दोनों लड़कों का टोटल वेट। बट वो एवरेज की बात पूछ रहा है, तो B1 प्लस B2/2 उन दोनों का एवरेज निकालना है। तो कितना आ जाएगा 62 केजीज। बात क्लियर हुई। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे वो आपसे क्या पूछ ले, यहाँ पे आपको दिया है कि उन दोनों का जो रेशियो है ये वेट का वो क्या है 2:3। तो आपको क्या करना है, उनका टोटल दोनों का अलग अलग वेट बताना है। तो आप क्या करो, 124 का जो उनका टोटल वेट है आपको इसको डिवाइड कर देना है किसमें, 2:3 में, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो रेशियो में डिवाइड करने का जो मेथड है वो हम देखेंगे रेशियो में, ठीक है। वैसे आता होगा तो आप कर सकते हैं। 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे, इतने के, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो मल्टीप्लाई कर दो आंसर, राइट। तो हम ऐसे अलग अलग वेट भी बता सकते हैं। या फिर वो ये कह सकता है कि एक बच्चे का वेट, मान लो उसने दे दिया आपको कि एक बच्चे का वेट कितना है 65, दूसरे का वेट बताओ, इसमें से 65 आप माइनस कर देंगे, आपको दूसरे का वेट मिल जाएगा। मतलब मॉडिफाई हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, राइट। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारे जो क्रिकेटर बेस्ड या फिर क्रिकेट बेस्ड, ठीक है, या बैट्समैन या फिर बॉलर बेस्ड, इनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है बैट्समैन स्कोर 87 रन्स इन हिज 17th इनिंग, ड्यू टू दिस एवरेज ऑफ द बैट्समैन इंक्रीज बाय, बाय, पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इसमें हम कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे इंक्रीज्ड बाय 2 रन्स लिख लेते हैं, एंड फाइंड आउट द करंट एवरेज एंड न्यू एवरेज ऑफ द बैट्समैन, ठीक है। देखो 17th इनिंग के लिए मतलब एक लेटेस्ट वाली की वजह से कुछ उसका एवरेज इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसको हम एस एन से कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है ऐसा किसी के आने की वजह से, एक नए बंदे के आने की वजह से, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ए एस एन। अब देखो यहाँ पे बैट्समैन का जो एवरेज होता है, बैट्समैन का जो एवरेज होगा वो कैसे निकलता है कि टोटल रन स्कोर, क्योंकि आपको ए एस एन की वैल्यू तो पता चले, ए की जगह क्या आएगा, एस की जगह क्या आएगा, एन की जगह क्या आएगा, टोटल रन स्कोर्ड अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड, उसमें जितनी इनिंग प्ले करी, ठीक है। मतलब ये आपकी ए की वैल्यू हो गई, ये आपके एस की वैल्यू हो गई, ये आपके एन की वैल्यू हो गई। एन आएगा नंबर ऑफ इनिंग। तो अभी उसने जो सबसे लेटेस्ट वाली है 17th इनिंग, मतलब जो इनिशियल कंडीशन में इससे पहले, इनिशियल जो आपकी इससे पहले थी, उसने 16 इनिंग्स खेली थी, 17वीं अब खेली है उसने। तो मान लेते हैं 16 इनिंग में उसका जो एवरेज था वो क्या था, एक्स, कि हमें पुराना एवरेज पता नहीं, एवरेज की बात कर रहा है वो, तो हम लेट एक्स करते हैं। तो ये हो जाएगा, अब टोटल रन कितने हो जाएंगे 16 इनिंग में उसके, 16x। अब क्या हुआ कि एक इनिंग और उसने खेली, तो मेरी इनिंग कितनी होगी 17, और वो कह रहा है कि जो इसका एवरेज है वो 2 से क्या कर गया, इंक्रीज। मतलब 17 जो इनिंग, 17वीं जो इनिंग खेली, जो लास्ट एक इनिंग में उसने इतना स्कोर किया कि उसका जो पुराना एवरेज था वो इम्प्रूव होकर इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 2 से इम्प्रूव हो गया। तो टोटल रन यहाँ पे कितने हो गए 17x+2। पुराने रन ये थे उसके पास, ठीक है। और उसने कितने रन और बनाए लास्ट इनिंग में, 87 और रन बनाए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से अगर टोटल रन निकालना चाहूँ तो एक ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ करंट रन, 16x+2
87 मीन्स ये भी तो मेरे अभी करंट रन है और ये भी इसके करंट टोटल रन है, तो ये इक्वल होने चाहिए, जैसे वो हॉस्टल वाला था वैसे ही ये क्वेश्चन है। 87 इज इक्वल टू 17x प्लस 34। ठीक है, तो बस इधर उधर करो और x की वैल्यू निकालो, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 50। तो अब इसका जो पुराना एवरेज था वो कितना था 53। अगर ओरिजिनल आपको आंसर देना है पुराना ओल्ड एवरेज 53 था, न्यू कितना हो जाएगा 53 प्लस 2 दैट इज 55। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, इसमें एक ही वेरिएबल के बारे में बात कर रहा है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो बैट्समैन जब स्कोर करने की बात कर रहा है और उसका लास्ट 87 उसने कुछ इतना बनाया कि पिछली बारी सारी इनिंग्स की जो एवरेज वैल्यू थी उससे इतना ज़्यादा था कि सबको उसने 2-2 रन बांट दिए। आप इसको एज ए क्लासरूम भी ले सकते हो कि 16 बच्चे थे, 17वां बच्चा आया जिसकी वजह से सबका 2-2 किलो वेट बढ़ गया। बस यहाँ पे आपको दे रखा है कि वो 87 केजीज वेट लेके आया है, तो आपको बताना है कि क्लास के पास पहले कितना था। यहाँ पे बस थोड़ा सा उल्टी बात हो गई है। ठीक है, देखो 87 वो लेके आया, ठीक है, मुझे एवरेज निकालना क्लास के पास कितना था, तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, सबको 2-2 किलो बांटा, कितने के 17 लोगों, मतलब उसने डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया भाई 34 कर दिया। मतलब क्लास के पास पहले से कितना था, सबके पास 55 केजी, सॉरी 53 केजीज पहले से था। तो मैंने 53 केजी इसको छोड़ा और मिक्स कर दिया, बाकी सबको 2-2 किलो मैंने बांट दिया। यही बस बैट्समैन की बात है। अब आपसे करंट पूछ ले तो करंट में आप क्या करेंगे, +2 कर देंगे, दैट इज 55। तो आपको करंट एवरेज भी मिल जाएगा। ये मिलेगा आपको हमेशा ओल्ड ही। अगर आपको इसको रटना है, ठीक है, क्वेश्चन को, तो इसको एज अ ट्रिक भी रट सकते हो। कभी भी ऐसा बैट्समैन वाला क्वेश्चन हो, आप उसमें देखो कि उसने रन स्कोर्ड, ठीक है, ये क्या है, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज। ये क्या है, नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड, कितनी उसने अब इनिंग्स प्ले की, राइट। अब ये टोटल आपको आई मिल ही जाएगा उससे। अब यहाँ पे प्लस और माइनस ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो प्लस होगा, अगर आपका जो एवरेज है अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। और अगर आपका जो एवरेज है वो अगर सब्ट्रैक्ट डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एडिशन। हमारा एवरेज इसमें क्या कर रहा था, इंक्रीज, तो इसलिए हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, 53 आया था। अगर यहीं ये डिक्रीज करता तो मैं इसमें ऐड करता। ठीक है, वो नेक्स्ट एग्जांपल कोई होगा तो देखेंगे। तो आई होप ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अ बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज इन 11 इनिंग्स फॉर 90 रन इन हिज 12th इनिंग, ड्यू टू दिस एवरेज इंक्रीज बाय 5 रन। ठीक है, डिक्रीज बाय 5 रन, यहाँ पर देखो डिक्रीज हो गया है तो इसमें देखेंगे। देखो शॉर्ट में करना चाहो तो कर सकते हैं। रन स्कोर कितना था 90, ठीक है। अभी देखो कि इंक्रीज डिक्रीमेंट कितने का हुआ है 5 का, मीन्स 5 से जो मेरा एवरेज है वो डिक्रीज किया है। ठीक है, एवरेज क्या हुआ है डिक्रीज, इनटू इनिंग्स कितनी खेली है उसने 12, तो यहाँ पे आ गया टोटल 3। अब यहाँ पे प्लस माइनस का कैसे पता चलेगा, एवरेज क्या करा डिक्रीज, तो हम करेंगे इसको प्लस। तो उसने स्कोर कितना किया था 150 रन। ठीक है, मतलब जो उसका एवरेज पहले कितना था 150 रन था, तो करंट कितना हो जाएगा -5, 5 घट गया, करंट हो गया 145 रन पर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एएसएन से देखना चाहो तो वैसे देख लो। एएसएन नंबर ऑफ इनिंग्स पहले कितनी थी 11 इनिंग, एक्स टोटल रन हो गई 11x, फिर उसने एक इनिंग और खेली, ठीक है, तो होगी हमारी 12 इनिंग। 12 इनिंग में जो मेरा एवरेज था वो डिक्रीज कर गया -5 से, मतलब x-5 हो गया अभी एवरेज। टोटल रन कितने हो गए 12x-5, बट उसने इस टोटल रन में कितने ऐड किए 90,
तो जो टोटल हो जाएगा 11x प्लस 90 इज इक्वल टू 12x माइनस 5। इन दोनों को आप इक्वेट करें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें, वो आ जाएगी आपको 150। तो न्यू एवरेज है वो कितना आ जाएगा 140 आंसर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बैट्समैन का था और ये हमारा है बॉलर का, बॉलर से रिलेटेड। तो कह रहा है इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज 12.4 रन्स पर विकेट इन द सर्टेन इनिंग्स, he takes 10 wickets in his next inning by giving 52 runs. Due to this, his bowling average improved by 0.44 runs per wicket. Then find out the total number of wickets taken by him at present or currently. फिर से वही यहाँ पे ए साइन हो जाएगा क्योंकि ये किसी एक चीज़ के आने की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, राइट। अब देखो यहाँ पे बॉलर का एवरेज कैसे निकलता है। तो बॉलर का एवरेज होता है उसका कोई भी मतलब नहीं होता है आपके इनिंग से, ठीक है। ये होता है टोटल रन गिवन अपॉन टोटल विकेट टेकन, ये होता है हमारा एवरेज, ठीक है, बॉलर का एवरेज। तो उसका जो नंबर ऑफ, यहाँ पे एन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ विकेट। तो पहले उसने मान लेते हैं, अब विकेट ही पूछे हैं उसने, टोटल नंबर ऑफ विकेट मान लेते हैं, टोटल विकेट उसके पास पहले कितने थे एक्स, और उसका एवरेज दे रखा है हमें 12.4। टोटल कितना हो गया 12.4। अब उसने क्या किया, हमें नेक्स्ट मैच में उसने 10 विकेट्स और लिए, तो टोटल विकेट कितने हो गए 10 प्लस एक्स, राइट। एक्स हम हमेशा वही लेते हैं जो चीज़ पूछी जाती है, राइट। तो और मेरे एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं बहुत सारे बच्चों से। एक गलती क्या है, यहाँ लिखा हुआ है इम्प्रूव्ड बाय 0.4, लड़के क्या कर देते हैं, बच्चे क्या कर देते हैं 0.4 को ऐड कर देते हैं, और यहीं पे हमारा आंसर क्या हो जाता है गलत। क्योंकि एक बॉलर का जो एवरेज इम्प्रूव करने का मतलब है कि बॉलर का जो एवरेज है वो घट रहा है। बॉलर हमारा अच्छा वो है जो कम रन दे के ज़्यादा विकेट ले। तो अगर बॉलर अगर रन कम दे रहा है, बॉलर का जो एवरेज है वो कम, वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसी को बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। तो मेरा जो एवरेज है वो कितना हो गया 12, ठीक है। बस इसमें ये पॉइंट था, यहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती हैं, और ये कितने जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आया होगा, और यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। मॉक टेस्ट में भी जब आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत मिलेगा, वैल्यू चेंज हो। तो मेरा जो करंट जो रन जो गिवन बाय हिम कितने हो गए, अब इसने पहले इतने रन दिए थे प्लस 52 रन उसने किस में दिए, लास्ट वाले में। तो उसके टोटल रन गिवन कितने हो गए, यहाँ से 12.4x प्लस, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है मेरा टोटल रन गिवन, और ये भी क्या है मेरा टोटल रन गिवन एट प्रेजेंट, एक्स प्लस 10 विकेट लेने के लिए। तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो 12.4x प्लस 52 इक्वल टू 12x प्लस 1, इधर उधर करो तो 0.4x इज इक्वल टू, पहले 50 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 72 माइनस किया तो 60, x इज इक्वल टू आ जाएगा 68 अपॉन 0.4, पॉइंट जाएगा एक जीरो, से काट दोगे 170, x की वैल्यू कितनी आ गई 170, बट उसने दोनों पूछा है, उसने पूछा है करंटली, तो x की वैल्यू क्या है पुरानी, तो उसने पहले 170 विकेट लिए, 10 और ले लिए, तो करंट कितने हो गए विकेट, करंटली 180, ठीक है। एक इसका ये हो गया आंसर। अब इसको अगर शॉर्ट में करना है तो ये होता है फिर एलिगेशन से, एलिगेशन से कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। पहले उसका जो एवरेज था विकेट लेने से पहले लास्ट इनिंग में वो था 12 पॉइंट, लास्ट इनिंग में कितना हुआ, ठीक है। लास्ट इनिंग का एवरेज निकालने के लिए 52 रन दिए थे, 10 विकेट लिए थे, तो 5.2 रन, और इन दोनों एवरेजेस को जब मैंने मिक्स किया तो मेरा एवरेज कितना बन गया 12, ठीक है। तो इनका जो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 6.8, और इधर आ जाएगा 0.4,
4, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 12 में से आप 0.5 करके यहाँ लिख दो। एलिगेशन है ये, आगे हम पढ़ेंगे एलिगेशन तो आपको समझ में आ जाएगा, बस अभी यहाँ नोट कर लो इसको, ये क्वेश्चन एलिगेशन से हो सकता है। तो रेशियो आ जाएगा कितना यहाँ पे 17:1, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, क्योंकि ये क्या है लास्ट इनिंग की विकेट है, तो रेशियो किसका आएगा विकेट का। तो 17 की वैल्यू हो जाएगी 170 और टोटल विकेट हो जाएंगी। तो ये एलिगेशन से यहाँ पे नोट कर लो, कभी आगे जब एलिगेशन यहाँ आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, राइट। अब लास्ट एक टाइप बचा हुआ बेस्ड ऑन एजेस, एज रिलेटेड क्वेश्चन भी ये आपको आ जाते हैं बैंक में और एसएससी दोनों में, एवरेजेस, ठीक है। तो देखो एज में आप ये ध्यान रख लो कि अगर एक्स ईयर बिफोर या अर्लियर, ठीक है, चलो लिख इसको नोट कर लेना आप इन 2-3 पॉइंट्स को। लेट एवरेज एज ऑफ अ फैमिली आपको दे रखी है कितनी 6 ईयर्स, ठीक है। आपसे पूछूं मैं एवरेज ऑफ सेम फैमिली 5 ईयर अगो, पहले कितना होगा। तो ये वही कंसेप्ट लग जाएगा कि जब अभी एक्स है सबके पास और 5 साल पीछे जाएंगे तो सबके 5 साल कम हो जाएंगे, तो पूरी एज जो फैमिली की जो एवरेज एज है वो घट जाएगी। मतलब 5 साल पहले जो एवरेज क्या रहा होगा एक्स माइनस। तो अगर मैं यहीं पे 5 साल आफ्टर की बात करूं तो आफ्टर में होता है, क्योंकि आने वाले 5 साल हैं तो सबकी एज, अब ऐसा तो है नहीं कोई फैमिली में आगे बढ़ेगा नहीं कि बच्चा बच्चा रह जाएगा और एक बंदा छोड़ के बाकी 4 लोग बड़े हो जाएंगे, तो सबकी एज तो एज में 5 ईयर जुड़ जाएंगे, तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा एक्स प्लस, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है एज का एवरेज इसका। अब देखते हैं इसमें दिया 5 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 ईयर्स, एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ देयर ओनली सन इज 20 ईयर, देन हाउ ओल्ड द सन इज। अब देखो इसको ए एस एन से भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें इनका सन आया और इनकी एवरेज पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। एवरेज एज कैसे निकलती है, टोटल एज अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। तो नंबर ऑफ पर्सन, अब इसमें दो चीज़ें आपको दे रखी हैं क्या, एक तो 5 साल पहले की कहानी दे रखी है और एक अभी प्रेजेंट की दे रखी है। तो 5 साल पहले ये सिर्फ 2 लोग थे, हस्बैंड एंड वाइफ, इनका एवरेज कितना था 23, तो टोटल कितना था इनका 46। अभी क्या हुआ एक बंदा और बढ़ गया, ठीक है, तो बंदे हो गए 3, अब एवरेज कितना हो गया 20, टोटल कितना हो गया, ठीक है। बट ये देखो कि पहले 46 था, अगर ये बंदा ना आता, ठीक है, तो अभी टोटल एज कितनी होती, हस्बैंड की +5 हो जाती है और वाइफ की +5, मतलब प्लस आपको 10 ईयर और ऐड हो जाते, तो टोटल एज कितनी हो जाती है अभी तक इनकी 56 ईयर। एट प्रेजेंट जो हस्बैंड वाइफ का जो टोटल है वो है 50, बट यहाँ पे कितना है 60, तो इसमें जो 4 इयर्स एक्स्ट्रा है वो किसके दे रखे हैं, सन के। तो मैं कह सकता हूँ जो 4 ईयर ओल्ड है वो जो सन है हमारा वो कितना है 4 साल का है, ठीक है, 4 साल का है। अब इसको अगर आप सीधा करना चाहो तो आप ऐसे कर लो कि आपको अभी तीनों दे रखे हैं हस्बैंड वाइफ एंड सन, इनका एवरेज कितना दे रखा है 20। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी सन की एज है वो भी क्या दे रखी है इसने 20 ईयर, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि शादी तो 5 साल पहले हुई है, तो बच्चा उसके बाद ही हुआ होगा, तो मेरा जो आंसर है वो 1 से 4 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पास हमने क्या किया कि इसको जब हमने एवरेज निकाला तीनों का, तो इन दोनों के पास ज़्यादा था, तो उन दोनों के पास जितना ज़्यादा था वो मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब में, तब जाके इसकी 20 ईयर हुई है, राइट। तो अब बात करते हैं कि 5 ईयर अगो इन दोनों के पास कितना था 23, ठीक है। तो अब अगर ये इनका सन ना आता तो आज इनकी एवरेज एज कितनी होती 28, राइट।
बट 28 नहीं है। आज इनकी कितनी है? आज है इनकी 20 ईयर्स। तो इनके जो 8 ईयर्स थे वो कहाँ चले गए दोनों के? वो चले गए सन के पास। तो 8 सन के और 8 वाइफ के, या फिर टोटल कितना हो गया दो लोगों का? टोटल इसको चला गया 16 ईयर्स। तो ये 16 ईयर्स आप इससे वापस ले लो, तो आपको सन की एज बच जाएगी। जो सन की ओरिजिनल वेज जो एज है वो है हमारी 4 ईयर्स। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 3 years ago, the average age of the family of 5 members was 17 years. A baby was born, and the average age of the same family is still same. At present time, find out the age of the baby. तो उनका जो बच्चा है उसकी एज बतानी है। तो मैं अगर ASN से करना है तो हो जाएगा इजीली। मैं इसको शॉर्ट वाले मेथड से करता हूँ, ठीक है। आपको वही अप्रोच सीखनी है। देखो यहाँ पे ASN ASN से तो आप कर लेंगे। सीधा करता हूँ। हमारे पास 5 मेंबर थे, तो एक तो यहाँ पे था, ये भी और आ गया, ठीक है 6 हो गए। इनका एवरेज अभी एट प्रेजेंट कितना है? 17। जितना पहले था उतना ही आ गया। मतलब अभी जो बेबी की पास है वो 17 ईयर है वैल्यू। वो क्यों है? क्योंकि एवरेज का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो मैंने इन 5 लोगों की जो कुछ एज एक्स्ट्रा जो आई मैंने वो इसको दे दी, ठीक है। तो अब सिर्फ जब ये बेबी नहीं था उस टाइम की बात करते हैं। 3 ईयर एगो इन 5 की एज कितनी थी? 17 ईयर। अगर ये बेबी ना होता तो आज इनकी एज कितनी होती? एवरेज एज इनकी 20 होती, ठीक है। बट आज 20 नहीं है, कितनी है? 17। तो इनकी 3 ईयर कम है एवरेज एज। टोटल कितने बनते हैं? 5। तो मतलब टोटल कितना कम है? इनकी टोटल एज में 15 साल कम है। तो वो 15 साल मैंने कहाँ दे दिए? यहाँ से निकाल के मैंने दे दिए इस बच्चे को। तो बच्चे की जो ओरिजिनल एज है वो कितनी है? 2 साल। राइट, 2 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। और लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें दे रखा है एवरेज एज ऑफ मदर एंड फादर एंड सन वाज 42 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। देखो ध्यान से समझना, SUN सन में SON सन है, ठीक है। कुछ भी टाइप हो। सन वाज 42 ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। अब 1 साल बाद उसके एक बच्चा पैदा हुआ, और उसके 6 साल बाद जो एवरेज है फैमिली का वो 36 ईयर हो जाता है। तो आपको बताना है कि जो उसकी दुल्हन थी, जो बीवी थी उसकी, उसकी शादी के टाइम पे क्या एज थी, ठीक है। देखो अभी फैमिली में देखो करंटली कितने टोटल मेंबर्स हैं। तो मदर, फादर, सन, ठीक है, और उसकी वाइफ प्लस द बेबी, चाइल्ड। और उनका एवरेज कितना है? 36। राइट। अब देखो जो मदर, फादर और सन का जो एवरेज एज थी वो कितनी थी? 42 ईयर। राइट। तो अभी कितनी हो गई? एट प्रेजेंट की बात करेंगे तो 48 ईयर होनी चाहिए थी, ठीक है। 48 ईयर नहीं है। अभी करंटली एज कितनी है इनकी? करंटली एवरेज कितना है? 36। तो कितना हो गया? सबका 12-12 ईयर कम हो गया। तो वो गया कहाँ? हमने कहीं ना कहीं उसकी वाइफ को या उसकी बेबी को दे दिया हो। राइट। इन दोनों के पास ही तो चला गया होगा, क्योंकि अगर ये ना आते तो मेरा एवरेज 48 ही रहता। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो 12 ईयर, अब एक का 12 ईयर है तो 3 का कितना हो गया? 36 ईयर। मतलब कि जो इनके पास जो गया जो टोटल है वो कितना है? इन दोनों का 36 है। राइट। इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है? 36। अब देखो वाइफ प्लस जो उसका बेबी था उसका टोटल कितना है? 36। और बेबी 1 साल बाद पैदा हुआ है, और ये जो एवरेज है वो 6 साल बाद का है। मतलब बेबी की एज कितनी थी?
5 ईयर। तो वाइफ की एज कितनी है अभी एट प्रेजेंट? वाइफ की एज है 31 ईयर। तो एट प्रेजेंट अगर 31 ईयर है तो 6 साल पहले कितनी रही होगी? दैट इज 24 ईयर। अब जो बीवी थी अगर वो शादी के टाइम पे कितनी थी? 24 ईयर्स की, राइट। अभी इस क्वेश्चन में आपको एक डाउट हल रह रहा होगा कि वो 36 महीने कैसे लिया, मतलब हस्बैंड और वाइफ की जो टोटल ली, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, देखो समझ में आ जाएगा। मैंने अभी क्या किया था, फादर मदर सन, हस्बैंड सन वाइफ और चाइल्ड, उनका कितना था 36। तो इन 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 लोगों के बारे में बात करें तो पहले इनकी कितनी थी 6 ईयर अगो 42। ये ना होता तो 48 होती, बट अभी कितना है करंट 36। तो अभी इनके पास 12 कम है, ये कहाँ चला गया, तीनों का 36 ईयर वाइफ को चाइल्ड को दे दिया होगा। तो इनके पास एवरेज अभी करंट के अकॉर्डिंग कितना है 36, क्योंकि एवरेज करंटली इक्वल होगा, इसके पास 36, इसके टोटल इनका हो गया 72। और इसमें से 36 इनका दिया हुआ है। तो जैसे हम एक बच्चे की करंट एज निकाल रहे थे, यहाँ हमने दोनों की टोटल निकालनी है। तो 72 में से माइनस कर देंगे 36। तो वाइफ और चाइल्ड का जो टोटल एज बचेगा वो बचेगा 36। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। यहीं से मैंने बोला था उसको 36। और चाइल्ड मुझे पता है कि 1 साल बाद पैदा हुआ है, तो अभी 6 साल हुए हैं, तो टोटल उसकी 5 साल एज होगी। तो जो वाइफ है वो भी 31 ईयर्स की है, और 6 साल पहले ये 24 ईयर्स की रही होगी। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होंगी चीज़ें। ठीक है, तो थैंक यू, दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो और दिस एवरेज चैप्टर। आप इस चीज़ को अगर अच्छे से पढ़ चुके हैं कंसेप्ट को और इन क्वेश्चंस को, तो मुझे नहीं लगता कि आप एवरेज के किसी क्वेश्चन में अटकेंगे कहीं। ये ऐसे बेसिक हैं कि आप इसको 2 साल बाद भी पढ़ेंगे, आप इसको 4 साल बाद भी पढ़ेंगे, तो आपका एवरेज हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, आपका जो पेपर है कितना भी चेंज हो जाए, पैटर्न कितना भी चेंज हो जाए, अगर एवरेज आएगा तो ऐसे ही होने हैं क्वेश्चन, राइट। तो आप इनको 2 बार प्रैक्टिस करें खुद पहले, ठीक है। और हम इसीलिए इसमें ऑप्शंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको एक बेसिक अप्रोच पता चले, ठीक है। एक मैं ऑप्शंस की हेल्प भी कभी कभी ले लेता हूँ क्वेश्चंस में, मोस्टली क्वेश्चंस में हो जाते हैं उससे भी, ठीक है। वो सीखेंगे हम जब लेवल 2 करेंगे, जब आप यहाँ से अच्छे हो जाएंगे तब, ठीक है। और आपको ज़रूरत होगी तो, राइट, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस सारे क्वेश्चन है आपको पीडीएफ से मिल जाएंगे। आप चाहें तो बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कोई सजेशन कोई फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट करें, मुझे बताएं, कि पता चलता रहेगा तो मेरी एनर्जी भी बनी रहेगी, और मैं आपको एक अच्छी वीडियो या फिर एक मटेरियल प्रोवाइड करा पाऊँगा। कि जब क्लास होती है तो वहाँ चीज़ें पता चल जाती हैं, और यहाँ पे सब मतलब सिर्फ लैपटॉप को पढ़ाना है। तो आप अगर कमेंट और सजेशंस अगर मुझे नहीं देंगे, फीडबैक नहीं देंगे, तो पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो अच्छे से देखें, बार बार देखें, और प्रैक्टिस बहुत करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। आई होप कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरा जो फ्री क्वांट का जो FB का पेज है, ठीक है, सेम नाम से है, ठीक है, सेम लोगो लगा हुआ है FQ का। तो आप वहाँ पे जाके अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। डाउट आप यहाँ कमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।